Hello everyone, once again welcome back to Jigyasu platform. I'm your educator Lovely Mathan at JRF qualify in Commerce NET in Management and pursuing my PhD. एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपए का अवमूल्यन। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोथ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी सारे फ्री पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आज की क्लास की बात करते हैं रुपए का डिवैल्यूएशन क्या है, क्यों होता है, इस चीज को हम आज डिटेल में समझेंगे। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, किसकी वजह से ये ऐसा होता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी में। इसके अलावा कौन से वो मेजर्स हैं जिनसे यूज करके हम स्टेबलाइज कर सकते हैं रुपए की वैल्यू को और इसी के साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं रुपए का डिवैल्यूएशन। आखिर ये डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वैल्यू में कमी होना। जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की वैल्यू के कंपैरिजन में डाउन जाती है तो उसे बोला जाता है डिवैल्यूएशन। और ये होता है एक एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। ये एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है, इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले कुछ डेटा समझ लेते हैं। मैं बात करूं लास्ट ईयर फरवरी 2024 की, तो $1 की कीमत थी 82 रुपए के आसपास, जहां इस साल जनवरी एंड तक ये हो गई है $1 की कीमत 86 रुपए तक। और 7 फरवरी को ये डेटा 87 रुपए तक पहुंच चुका था, ऑल टाइम लोएस्ट चल रहा था। तो आखिर ये क्या है, क्यों होता है? सबसे पहले हम एक्सचेंज रेट सिस्टम को समझ लेते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी में जब कन्वर्जन होता है तो वो किस रेट पर होता है, कितनी हमें वैल्यू चुकानी पड़ती है एक करेंसी की, तो उसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट। और ये पूरा सिस्टम कहला जाता है एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दो तरीके से हो सकता है, एक फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसे पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें करेंसी की वैल्यू को पैक कर दिया जाता है, एक कंट्रोल कर लिया जाता है बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक द्वारा, ताकि इस करेंसी की वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। ये पैक्ड होता है किसी पर्टिकुलर एसेट से या फिर गोल्ड से या फिर किसी दूसरी करेंसी से भी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर एसेट्स में चेंज होने पर इस करेंसी की वैल्यू में चेंजेस देखे जाते हैं। यूजुअली ऐसे एसेट्स यूज की जाती है जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो या जिसकी ग्रोथ रेट अच्छी हो। पहले ये काम गोल्ड पे होता था, धीरे धीरे ये काम यूएस डॉलर पर शिफ्ट हो गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई फिक्स नहीं करता है, कोई गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल नहीं करता है, ये मार्केट फोर्स पर डिपेंड करती है। मार्केट में जितनी ज्यादा जिस चीज की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू भी अप हो जाती है। ऐसे ही करेंसी की जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वहीं मैं सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई में ये काम रिवर्स हो जाता है, यानी कि जितनी कम सप्लाई है उतनी ज्यादा प्राइस होती है। इसे ही कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इसमें चेंजेस होने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट डिमांड को। वहीं मैं एक और सिस्टम की बात करती हूँ, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का ही सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसमें होता क्या है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों मर्ज हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही तरह के सिस्टम काम में लिए जाते हैं। मैं कह सकती हूँ एक करेंसी है, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है उस पर उसमें उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि ये बहुत ज्यादा कम ज्यादा ना हो ताकि इकोनॉमी पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक या कोई भी उस देश की मॉनेटरी अथॉरिटी उसे कंट्रोल कर सकती है। 1993 के बाद से इंडिया में यही सिस्टम काम करता है, यही एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क करता है। उससे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज में लिया जाता था। चलिए आगे बात करती हूँ मैं कुछ और ऐसे ही टर्म्स जो डिवैल्यूएशन से मिलती जुलती है और उसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डिवैल्यूएशन जिसका मीनिंग होता है करेंसी की वैल्यू में कमी हो जाना, और ये काम करता कौन है, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। इसके अलावा एक और टर्म होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी मीनिंग सेम ही होता है, करेंसी की वैल्यू में कमी होना, लेकिन
जब ये कमी कोई करता नहीं है बल्कि ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है, तब इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का। अब एक और वर्ड आता है रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। दोनों मतलब यहाँ तो कमी, अभी हमने बात की करेंसी की वैल्यू में कमी होना, अब बात करेंगे हम कमी वृद्धि होना, यानी कि इंक्रीज होना। डिवैल्यूएशन से जैसे ही रिवैल्यूएशन, जब मार्केट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो उसे बोला जाता है रिवैल्यूएशन। और एप्रिसिएशन में जब मार्केट फोर्स में करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसे बोला जाता है एप्रिसिएशन। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं वापस हमारे टॉपिक की, रुपए की डिवैल्यूएशन जो करंट डेटा है उसको हम बात करते हैं। देखिए आज की मैं वीडियो बना रही हूँ 14 फैब को, और डेटा देख सकते हो आप, $1 की कीमत क्या कितनी हो गई है, 86 रुपीज। और अगर मैं पिछले कई सालों की बात करूँ, जब से देश हमारा आजाद हुआ है तब से 1947 में $1 की कीमत 4 रुपए तक थी, कितनी कम थी। और आज की मैं बात करूँ, देखिए 1991 के क्राइसिस से पहले ये वैल्यू, ये कीमत थी 17 रुपए। 2000 तक आते आते 43 का हम देख सकते हैं डिवैल्यूएशन, हम देख सकते हैं। कोविड से पहले 70 रुपी थी और आज की कीमत हो गई है 85 प्लस, और नो डाउट ये 100 भी हो सकती है। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि रुपए का डिवैल्यूएशन होता कैसे है, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिवैल्यूएशन होने की, बाकी सब चीजें हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। डिवैल्यूएशन आखिर होता क्यों है, उसके पीछे के की रीजंस क्या है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको फ्लक्चुएट करते हैं, इसको वेरी करने के रीजन काफी सारे हो सकते हैं। यहाँ मैं दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देती हूँ, ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स। सिंपली एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रुपए की वैल्यू को। ग्लोबल फैक्टर्स में क्या है, ट्रेड टेंशन एंड टैरिफ। आपको पता है अभी यूएस गवर्नमेंट अभी न्यूली अपॉइंटेड हुई है, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, और उन्होंने आते ही काफी सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं इकोनॉमीज में। और यूएस की इकोनॉमी में चेंजेस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लीड करते हैं। वहां अगर ज्यादा सेंसेस लगा रहे हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट आते ही कई सारे मैं कह दूं ट्रेड बैरियर्स इंप्लीमेंट करती है, बेसिकली इंडिया पे नहीं किए हैं लेकिन अदर कंट्रीज पे कर दिए, जिसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी को देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द रुपी। चलिए मूव करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। देखिए इंडिया में इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, फॉरेनर इन्वेस्टर्स आएंगे और वो कोई अपनी करेंसी लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए डॉलर लेकर आ रहे हैं और वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यूजुअली हमारे देश में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। और जैसा मैंने पहले बताया, जैसे ही सप्लाई बढ़ती है वैल्यू डाउन चली जाती है, और इसका रिवर्स इम्पैक्ट हमारी रुपए की वैल्यू को देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी वैल्यू अच्छी हो जाएगी। यूएस डॉलर की वैल्यू डाउन होने से इंडियन करेंसी की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स छोड़ के, तो क्या होगा, सप्लाई डाउन जाएगी और यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और नेगेटिव इंपैक्ट रुपए की वैल्यू को देखने को मिलेगा। और ठीक यही होता है डिवैल्यूएशन के टाइम पर। अनदर रीजन इज राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। आपको पता है इंडिया अपनी ऑयल के डिमांड का 85% बाहर से खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। अब अगर जरूरत से ज्यादा क्रूड ऑयल में या फिर थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। पेमेंट किस में करेंगे, उनकी करेंसी में करेंगे, मान लीजिए यूएस डॉलर में कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, हमारे रिजर्व कम हो गए, और जैसे ही यूएस डॉलर की सप्लाई कम हुई, अगेन वही रीजन, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और रुपए की वैल्यू पर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। ये मेजर रीजंस हैं, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक ग्लोबल इकोनॉमी डाउनफॉल आ गया है। आपको पता है ट्रेड वॉर चल रहे हैं, ट्रेड वॉर नहीं, नॉर्मल वॉर भी आप देखने को मिल सकते, वॉर चल रहे हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, इजराइल एक्सेट्रा, इन सब पर वॉर चल रहे हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी को देखने को मिलता है। फॉरेक्स रिजर्व में कमी हो जाना ये एक मेन रीजन हो सकता है। ग्लोबली पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उनके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उस सब का इम्पैक्ट पड़ता है एक देश की करेंसी के डिवैल्यूएशन में।
चलिए ये तो बात हुई फॉरेन फैक्टर्स की यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब बात करते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर्स की। तो यहाँ क्या हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शो करता है, अगर उसमें इम्बैलेंस हो रहा है तो उसका क्या, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होगा इंडियन रुपीस पर, और उससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्रोथ कम होगी और रुपए की वैल्यू भी डाउन जाएगी। इन्फ्लेशन ग्लोबल हो या फिर इंटरनल डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। एक करेंसी की, रुपए की परचेजिंग पावर कम होने का मतलब यही है कि उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। इसके अलावा किस तरह के मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं देश के अंदर, उस सबका इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, रुपए की वैल्यूएशन पर। अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी कमेटी अनाउंस हुई थी, जो मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट में कमी देखने को मिलती है। तो इन सबका इम्पैक्ट पड़ता है देश की करेंसी को। इसके अलावा देश में कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कितनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना जा रहा है, उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है देश के रुपए की डिवैल्यूएशन पर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, इम्पैक्ट ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन ऑफ आवर इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसको समझ लेते हैं। तो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा देश के इम्पोर्ट्स को। अब इम्पोर्ट करना यानी कि बाहर से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पहले के मुकाबले में हमें ज्यादा करेंसी चुकानी पड़ेगी, ज्यादा रुपीस चुकाने पड़ेंगे, परचेजिंग पावर जो कम हो रही है रुपये की, इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी चीज पर पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर इंडियन गवर्नमेंट बाहर से लोन लेना चाहती है, फॉरेन डेप्ट लेना चाहती है, फॉरेन लोन लेना चाहती है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह बैंक से, तो पहले के मुकाबले में अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगेन रीजन वही है, रुपए की परचेजिंग पावर अब पहले के मुकाबले में कम हो गई है, डी वैल्यू हो गई है उसकी। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि रुपए के वीकर होने में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बाहर के लोगों को ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा इंडियन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको। लेकिन जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसको बनाने में, वो तो महंगा हो ही रहा है ना, वो तो महंगा हो ही रहा है। तो इससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे रुपये की वैल्यू वीक होगी तो एक्सपोर्ट्स को ये बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट जो होंगे हमारे, वो अब सस्ते में हम बेच सकेंगे, सेल कर सकेंगे फॉरेन मार्केट में। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, आईटी सेक्टर्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ये इन सबको बेनिफिट मिलेगा और इंडियन मार्केट्स जो है वो स्ट्रांग होगा ग्लोबल मार्केट में। और वहीं मैं बात करूं एनआरआई जो है, रेमिटेंस, एनआरआई रेमिटेंस है जो बाहर मनी भेजते हैं। नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं वो बाहर मतलब इंडिया में रहकर अर्न कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को जो फॉरेन में रह रहे हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब वो चीज बेनिफिट करेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा डिमांड करनी पड़ेगी इंडियन रुपी की, और इंडियन रुपी की डिमांड से उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है। तो ये हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करेंगे रुपए को स्टेबलाइज किस तरह से किया जा सकता है, वो कौन से मेजर स्टेप्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है ताकि हम रुपए की डिवैल्यूएशन को कंट्रोल कर सकें। तो पहले में 3 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या है, उनसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस तरह से यूज किए जाए, और तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इंक्रीज किया जाए जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले इंडियन इकोनॉमी में। बात करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की तरफ। इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जा सकता है आरबीआई द्वारा, ताकि ज्यादा से अगर इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई इंक्रीज कर दी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जिससे उनको अच्छा रिटर्न मिले और और कंट्री को ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, और इसका इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और रुपए की वैल्यू भी स्टेबलाइज्ड होगी।
वहीं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करेगी वो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे फॉरेक्स रिजर्व को, ताकि उससे जो रिटर्न मिले उसे यूज किया जा सके रुपये के डेप्रिसिएशन को कर्व करने के लिए। वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पार्ट करे इकोनॉमी में, और इम्पोर्ट को कम करे, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, जिससे ये प्रॉब्लम रिड्यूस की जा सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने पर काम किया जाए, इमर्जिंग मार्केट्स के साथ ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे इनिशिएटिव्स यूज़ किए जाए। हर साल आपको पता है वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स पब्लिश करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, जिसमें जिस देश की रैंकिंग अच्छी होती है उसकी बिजनेस वहाँ उस देश में बिजनेस करना उतना ही ईजी होता है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर बाहर के बिजनेस पर्सन के लिए। तो ये हर साल वर्ल्ड बैंक द्वारा ये पब्लिश होती है। अगर आप जानते हैं इंडिया की क्या रैंकिंग रही है 2024 में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो के एंड में दूंगी। एंड अदर एक्सटर्नल बोरोइंग्स को कम करें, रिड्यूस करें फंड को ग्लोबल मार्केट में, जिससे क्या होगा, रुपए की वैल्यू जो है स्ट्रेंथ होगी, रिजर्व्स स्ट्रेंथ होगी और इकोनॉमी पर एक अच्छा साइन देखने को मिलेगा, और इससे ऑटोमेटिकली रुपए का जो डिवैल्यूएशन है वो कम देखने को मिलेगा। आज हमने समझा कि रुपए की डिवैल्यूएशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसे बढ़ाते हैं या फिर कम कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी पर, और ऐसे कौन से पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जो आरबीआई गवर्नमेंट यूज कर सकती है ताकि रुपए की डिवैल्यूएशन को कंट्रोल किया जा सके। व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन? अगर आपने इस क्लास को अच्छे से समझा है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, और इसके साथ ये भी बता सकते हैं हाउ डज अ वीक रुपी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड कस्टमर। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, टेक केयर, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।